नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल LP पर। आज हम आपके साथ कोरोना काल से शुरू हुए कुछ शब्दों का जो प्रयोग बराबर हम सबके बीच में आ रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसमें क्या डिफरेंस है उसको जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में पिछले साल 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाया गया था और इसके बाद 25 मार्च 2020 से पूरे भारत के भीतर लॉकडाउन लगा दिया गया था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व में हमारा भारत पहला देश था जिसने पूरे देश में लॉकडाउन एक साथ लगाया था। तो हम बात कर रहे थे लॉकडाउन, कर्फ्यू और सेक्शन 144 CRPC की प्रोविजंस के बारे में। नॉर्मली एक ही तरीके से इन शब्दों को देखा जाता है, समझा जाता है हम सबके द्वारा, लेकिन इसमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं जिन्हें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लॉकडाउन और कर्फ्यू लगभग एक जैसे शब्द हैं, परंतु इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस है। पहला आप ये जान लें कि लॉकडाउन के अंतर्गत आपको कहीं आने जाने के लिए कोई पास की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कर्फ्यू में स्पेशल पास की आवश्यकता होती है। इसी तरह से लॉकडाउन के दौरान एसेंशियल सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं, अर्थात हमें हॉस्पिटल्स की सर्विसेज और किराने की सर्विसेज, सब्जी इत्यादि वगैरह, मतलब कुल मिला के जो हमारे ज़रूरी सामान डे टू डे बेसिस पे यूज़ होते हैं उनके लिए व्यवस्था खुली होती है। लेकिन कर्फ्यू के दौरान सिर्फ इमरजेंसी यानी कि सिर्फ आपातकालीन स्थितियाँ, उन्हीं स्थितियों में सर्विसेज आपको मिल सकती हैं, वरना एसेंशियल सर्विसेज भी पूरी तरह बंद होती हैं। और इसका जब डिक्लेरेशन किया जाता है उससे पहले ही पूर्व सूचित किया ताकि लोग अपनी व्यवस्था पहले से कर लें। सरकारें जब भी ऐसा करती हैं तो ये बात ध्यान में रखती हैं। अब इसके अगर आप निर्देशों का उल्लंघन करते हैं तो लॉकडाउन में तो अगर आप उल्लंघन करते हैं तो गिरफ्तार करने से बचा जाता है। सिर्फ वार्निंग दे के घर वापस जाने की बात कह के पुलिस आपसे पेश आती है, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं कर सकती। हाँ, यदि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि आपको गिरफ्तार किया जाना आवश्यक है तो उनके पास प्रोविजंस उपलब्ध हैं। एक तो जब भी आप किसी बीमारी के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को अपने उपेक्षित कार्य के द्वारा, यानी कि आप नेग्लिजेंट एक्ट करते हैं, नहीं ध्यान देते हैं, एक उपेक्षा करते हैं और उससे आप किसी को खतरे में डालते हैं, किसी व्यक्ति की हेल्थ के, लाइफ के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे में सेक्शन 269 जो इंडियन पेनल कोड का बनाया गया है वो चूँकि कॉग्निजेबल है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करने का अधिकार है बिना किसी कोर्ट की परमिशन के, और साथ ही साथ ये अवेलेबल भी है। लेकिन गिरफ्तारी का खतरा तब आपको रहेगा, और अगर इसमें दोषी पाया जाता है तो 6 महीने के अलावा आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। दोनों प्रकार से आप दंडित किए जा सकते हैं। और दूसरा सेक्शन जो 270 है IPC का, अगर आपने जानबूझकर आप किसी चीज़ से इन्फेक्टेड हैं या आप बीमार हैं किसी रोग से और वो दूसरे को प्रभावित कर सकती है, दूसरे को फैल सकती है, ऐसी अवस्था में इस धारा 270 में
आईपीसी में ये प्रावधान दिया गया है कि यदि ऐसा व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो 2 साल तक उसकी सज़ा हो सकती है, साथ ही साथ वो फाइन के लिए भी जिम्मेदार होगा और दोनों प्रकार से भी दंडित किया जा सकता है। और पुलिस बिना किसी कोर्ट की परमिशन के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंसों के अंतर्गत आता है। और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जो संज्ञेय अपराध होते हैं उनमें पुलिस को अधिकार है गिरफ्तार करने का, क्योंकि गंभीर नेचर के माने जाते हैं, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक हेल्थ इससे प्रभावित हो रही है, इसलिए प्रावधान दिया गया। यहाँ आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर क्वारंटीन करने के लिए निर्देशित किया गया है और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, उनके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो ऐसे में क्वारंटीन रूल को तोड़ने के लिए, उसको न मानने के लिए भी, हालांकि बिना कोर्ट की परमिशन के इसमें आपको गिरफ्तारी नहीं करनी है पुलिस को, लेकिन नॉन कंपाउंडेबल है और इसे बिना कोर्ट की इजाज़त के ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसका शमन नहीं किया जा सकता किसी और तरीके से। और इस धारा के अंतर्गत जो दोषी पाया जाता है उससे 6 महीने तक की सज़ा की जा सकती है, या फिर फाइन किया जा सकता है, या फिर दोनों प्रकार से दंडित किया जा सकता है। तो ये तो स्थिति लॉकडाउन के अंतर्गत हमने बताई। अब यदि कर्फ्यू की बात करें तो इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने का प्रावधान है। जो भी कानूनन है वो सारे कार्य किए जाते हैं। अब बात आती है सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के विषय में, यानी कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाया गया उसमें धारा 144 एक साथ 5 लोगों को या उनसे अधिक लोगों को असेंबल होने से रोकती है, यानी कि एक प्रकार से निषेध करा जाता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। और ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के द्वारा इस धारा का पालन कराया जाता है। अभी पिछले वर्ष हम सब ने ये देखा कि पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था और जनता कर्फ्यू भी एक दिन का लगाया गया था। तो जनता कर्फ्यू का मतलब 144 दफ़ा ही लागू की गई थी। और यहाँ आपको एक बात और बता दें कि जो एपिडेमिक एक्ट 1897 है, इसके अंतर्गत चीफ मेडिकल ऑफिसर या कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने एरिया से संबंधित या किसी स्थान से संबंधित उस बीमारी को रोकने के उद्देश्य से, पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए, उस एपिडेमिक से बचाने के लिए जो भी समुचित कार्रवाई है वो कर सकते हैं, जिसमें वो इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस जो सेक्शन 144 में प्रोवाइडेड हैं वो एपिडेमिक एक्ट के तहत दे सकते हैं। हाँ, आपको यहाँ एक बात और बता दें कि जब कभी भी लॉकडाउन की बात होती है तो हमें ये जान लेना चाहिए कि एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान दिए गए हैं कि किसी डिजीज़ को रोकने के लिए जो समुचित कदम उठाए जाते हैं उसमें लॉकडाउन भी एक व्यवस्था है, जिससे कि पब्लिक को सेफ किया जा सकता है, उसकी हेल्थ को सेफ्टी दी जा सकती है। तो कुल मिला के इस कोरोना काल में जो हम लोग जूझ रहे हैं, पिछली साल जूझे, किसी तरह बचकर आगे बढ़े, फिर स्थितियां सामान्य होने लगी थी, लेकिन अब की बार जो दूसरी लहर कोरोना की आई है, इसने हम सबको बुरी तरह से व्यथित कर रखा है और फिर से हम लोग उसी लॉकडाउन के फेर में फिर से पड़ गए हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि लॉकडाउन, कर्फ्यू और
सेक्शन 144 CRPC, ये सब एक तरह से ही काम करते हैं, लेकिन चूँकि लॉ एंड ऑर्डर ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी कि राज्यों को अपनी अपनी जिम्मेदारी अपने अपने स्टेट में संभालनी होगी, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से हर प्रदेश में अपने अलग अलग तरीके से उसके मेजर्स लिए जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए निर्देशित किए जा रहे हैं। कहीं पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है, कहीं पर दफ़ा 144 का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं पर कर्फ्यू का इस्तेमाल किया जाता है। तो जहाँ पर जैसी आवश्यकता होती है स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से उन चीज़ों को करती है। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।